मॉर्निंग क्लास। अब तक हमने सेकेंड यूनिट के फर्स्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है टेकिंग केयर ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली। जो भी ओल्ड एज पेशेंट्स हैं या एल्डर हैं, उनकी हमने कैसे केयर करनी है, क्या उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और उन कॉमन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि क्या प्रोसीजर होगा उनकी केयर करने का, या किस तरह से क्या आइडियाज हैं, क्या टास्क हो सकते हैं, क्या चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी जब आप उनकी केयर करोगे। फर्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ स्किन एंड नेल्स। स्किन ब्रेकडाउन एंड प्रेशर अल्सर। द स्किन इज थिनी, ड्राई, फ्रेजाइल एंड हैज लेस कुशन एज द पर्सन एजेस। मतलब पेशेंट की जो स्किन है, जो ओल्डर एज पेशेंट्स होते हैं या ओल्ड एज वाले होते हैं, उनकी जो स्किन है उसमें ज़्यादा ब्रेकडाउन होते हैं। ब्रेकडाउन मतलब कट पड़ जाते हैं, ड्राई हो जाती है या ऐसी हो जाती है कि जल्दी ही जो है वो टीयर होनी शुरू हो जाती है या जल्दी ही उस पर जख्म होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के ऊपर उतना मास नहीं रहता जितना पहले था एज अ कुशन, जिसको आप सपोर्टिव आउटर कवरिंग बोल सकते हो बॉडी के लिए। लेकिन अब वो आउटर कवरिंग जो है वो ढीली पड़ गई है या कमजोर पड़ गई है, या फिर पहले जितना मास या एडिपोज टिश्यूज में नहीं रहे जो स्किन को कवर कर सके। नेक्स्ट इज रैशेस एंड इन्फेक्शंस लाइक कॉन्टेक्ट एलर्जीज। एलर्जीज हो सकती हैं, कोई एलर्जी से उनको रैशेस हो सकते हैं, तो आपने सम स्वॉप्स ऑफ शिंगल स्वॉप या कोई क्रीम या फिर मेडिकेटेड ऑयल या इस तरह का आपने कोई ट्रीटमेंट उनको देना है ताकि कोई एलर्जी से उनको रैशेस ना हो। लेस एबल टू कॉप विद हीट एंड कोल्ड। जैसे एज बढ़ती है हमारी बायोलॉजिकल एज भी बढ़ जाती है, इट मीन कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं। द पर्सन में गेट टू कोल्ड बिकॉज दे हैव लेस फैट टिश्यू। उसको ज्यादा ठंड भी लग सकती है क्योंकि बॉडी में उतने टिश्यू नहीं है, मास नहीं है बॉडी को कवर करने के लिए। तो बॉडी की जो इंटरनल पार्ट है या इंटरनल स्किन है, तो बॉडी को ठंडा फील होगा, कोल्ड फील होगा। द पर्सन आइदर कोल्ड और द पर्सन में ऑल्सो गेट टू हॉट, या उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी बिकॉज दे हैव लेस स्वेटिंग ग्लैंड्स। कूलिंग ऑफ स्वेटिंग ग्लैंड्स, जो स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, उनके काम करने की क्षमता वो कम हो जाएगी, तो उनको ज्यादा गर्मी, या तो वो एक्सेसिवली जो पसीना है बॉडी में से निकालेंगे, ज्यादा हॉट उनको फील होना शुरू हो जाएगा, या उनको ठंड लगेगी तब अगर उनकी बॉडी में फैट टिश्यूज नहीं है, मीन्स उसकी बॉडी में फैट ही नहीं है। नेक्स्ट इज नेल्स शुड बी क्लीन, शॉर्ट एंड स्मूथ। जो नेल्स हैं आपके हाथों के भी और पैरों के भी, वो क्लीन होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और स्मूथ होने चाहिए। डर्टी फिंगर नेल्स स्प्रेड इन्फेक्शन। उससे कहने कि आपके नेल्स में गंदगी जमा होती है, जब आप खाना खाते हो या कुछ करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जाती है, तो उससे क्या होता है, आपको इन्फेक्शन हो जाती है। तो नेल्स जो है वो आपने कट करने हैं। नेक्स्ट है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट शुड रेंडर द फॉलोइंग केयर एज पर द नीड्स ऑफ द पेशेंट। केयर गिवर जो है या जीडीए जो है, आप किस तरह की केयर दे सकते हो, कुछ जनरल पॉइंट यहाँ पे बताए हुए हैं। फर्स्ट है ड्राई स्किन केयर। जितनी भी ओल्ड एज होते हैं, मोस्टली जो पेशेंट्स होंगे उनकी स्किन जो है ना वो ड्राई हो जाती है। तो जो स्किन ड्राई होती है उसके लिए आपने क्या करना है, स्किन लोशन एंड मिल्क सॉप शुड बी यूज्ड। जब पेशेंट नहा लेता है तो उसके बाद आपने लोशंस लगाने हैं, या आप ऑयलिंग कर सकते हो बॉडी की, तब जो स्किन है उसको नरिशमेंट मिलती रहे। एंड द पर्सन डज नॉट ऑलवेज नीड अ डेली बाथ और शावर। डेली उसको नहलाने की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो डेली नहा सकते हैं, नहीं तो आप उसको बॉडी स्पंज भी दे सकते हो, गीला कपड़ा करके बॉडी को क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट है पेशेंट्स एंड रेजिडेंट्स हु स्टे इन बेड, द चेयर और व्हील चेयर मस्ट बी मूव्ड एंड repositioned at least every 2 hours। पेशेंट्स, कोई भी पेशेंट जो है, जैसे ओल्ड एज वाले जो पेशेंट हैं, उनको आपने 2 घंटे से ज्यादा एक पोजीशन पे उनको बैठे नहीं रहने देना, चाहे वो व्हील चेयर पे बैठे हैं चाहे वो बेड पे बैठे हैं, तो आपने उनकी पोजीशन चेंज करनी है। व्हील चेयर पे बैठे हैं तो व्हील चेयर से उठा के उनको बेड पे बिठा दो, बेड पे बैठे हैं तो व्हील चेयर पे बिठा दो, या फिर बेड पे ही उनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर दो। पोजीशन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी हुई है, उसको आप देख सकते हो कौन कौन सी पोजीशन आप पेशेंट की दे सकते हो। और बाकी पोजीशन डिपेंड करता है, अगर डॉक्टर ने किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए मना किया है तो वो आपको नहीं देनी। इन दैट केस, अगर उसकी कोई सर्जरी हुई है, अगर बैक की सर्जरी है तो बैक पोजीशन नहीं देनी, अगर अब्डोमेन की सर्जरी है तो अब्डोमेन की कोई पोजीशन नहीं देनी है। Encourage patients to walk around, walking and moving about increase blood flow।
आपने पेशेंट को ओल्ड एज को आपने इनकरेज करना है कि वो वॉकिंग करे, आसपास मूविंग करे, ताकि जो उसका ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होता है, एक जगह वो बैठा ना रहे। एनकरेज द पर्सन टू ईट गुड फूड्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, आपने इनकरेज करने की अच्छा खाना खाएं और अच्छा पीने में अच्छी चीजें लें, ज्यादा पिए, जैसे जूस हो गया, सूप हो गया, पानी है, दूध है, इस तरह की चीजें ज्यादा लें ताकि बॉडी को जो है न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। The feet and toes should be washed and dried during every bath and kept clean. आपने जो पैर हैं या जो अंगूठे हैं पैर की, हर कोई अंगूठे हैं, फिंगर्स हैं, वो सारी आपने धोनी है जब आप नहला रहे हो उसको या वो खुद नहा रहा है, और वो साफ भी करनी है और उसको क्लीन रखना है। Do not allow a patient to remain on a bedpan for a long period of time. बेडपेन मैंने आपको बताया भी था 11th क्लास में, मैंने आपको दिखाया भी हुआ है कि बेड पेन, जब पेशेंट को बेड के ऊपर ही हम उसको यूरिन पास करने के लिए या फिर फीसिस टॉयलेट के लिए हम उसको बेड पे ही देते हैं। तो बेड पेन जो है, अगर मान लो पेशेंट को पेशेंट के नीचे आपने लगा दिया और उसने अभी तक यूरिन पास नहीं किया है या उसने टॉयलेट नहीं किया है, तो ये नहीं कि आप बहुत लंबे समय तक उसके नीचे लगा के रखोगे, ऐसा नहीं करना है, उसको हटा देना है, क्योंकि उस पर भी इन्फेक्शन रहता है, चाहे आप उसको क्लीन भी करो तो भी वो रहता है और वो पेशेंट में डायरेक्टली वो चला जाएगा। और इवन क्या है ना कि स्किन जो है वो ढीली है, लूज है, और उस पे भी रैशेस होने के चांसेस हैं। तो आपने बेड पेन ज्यादा लंबे समय तक पेशेंट के साथ नहीं रखना है। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ बोन्स। प्रोवाइड पेशेंट विद अ गुड हेल्दी डाइट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डाइट अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है दे गेट इनफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। इस तरह की डाइट लें जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी हो, या फिर उनको सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं कैल्शियम और विटामिन डी के। नेक्स्ट है एनकरेज देम टू परफॉर्म डेली एक्सरसाइज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सरसाइज, वो बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट हेल्दी है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन अगर वो हॉस्पिटलाइज नहीं है, घर पे भी है, तो एज अ केयर गिवर आप उसको एडवाइस करो, एनकरेज करो कि वो डेली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, बॉडी की मूवमेंट जो है वो करे। एक्टिव एक्सरसाइज एंड रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव एक्सरसाइज और पैसिव एक्सरसाइज पेशेंट को आपने इनकरेज करनी है करने के लिए। एनकरेज द पर्सन टू वॉक एंड गेट आउट ऑफ बेड। उसको एनकरेज करना है कि वो बेड पे ना बैठा रहे, वॉक करे या एक्सरसाइज करे या मूवमेंट करे बॉडी की। प्रिवेंट फॉल्स, पेशेंट को गिरने से बेड से, या फिर कोई एरिया ऐसा है आपके घर में या हॉस्पिटल में जहाँ पे चांसेस है पेशेंट के गिरने के, तो वहां से आपने उसको प्रोटेक्ट करना है। रेगुलर रेस्ट एंड स्लीप, प्रॉपर पेशेंट को स्लीप मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए जितना उसके लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ मसल्स प्रॉब्लम। रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड इम्प्रूव मसल फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मसल फंक्शन भी इम्प्रूव होगा और बॉडी जो है वो मेंटेन रहेगी। द जीडीए शुड हेल्प द पेशेंट टू रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। इवन आप उसको एस्कॉर्ट कर सकते हो, असिस्ट कर सकते हो जब वो एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे आप बैक स्क्रीन पिक्चर में देख रहे हो। दे कैन मूव देयर मसल्स एंड जॉइंट्स कम्प्लीटली। इस तरह की एक्सरसाइज जिसमें उनकी पूरी बॉडी जो है, पूरे बॉडी पार्ट्स जो है उनकी सबकी मूवमेंट हो, उनके लिम्स की मूवमेंट हो और उनके जॉइंट्स की मूवमेंट हो। नेक्स्ट इज द टीच द पेशेंट टू प्रैक्टिस हाउ टू वॉक अप एंड डाउन स्टेयर यूजिंग अ हैंड रेल। पेशेंट जो है उसको सीढ़ियां उतरना और कैसे हैंड रेल्स जो है पकड़ने के लिए जो सहारा बना हुआ है उसको कैसे आपने पकड़ना है, कैसे उतरना है, वन बाय वन, मतलब एक एक स्टेप लेके आपने उतरना है, उस तरीके से आपने उसको गाइड करना है और उसके साथ रहना है। व्हेन अ पर्सन वॉक्स अप द स्टेयर दे शुड पुट देयर गुड लेग अप ऑन द स्टेयर एंड देन ब्रिंग अप द वीक वन। मतलब अगर एक लेग उसकी स्ट्रांग है और एक लेग में थोड़ा बहुत वीकनेस है, तो जो स्ट्रांग वाली लेग है उसको पहले ऊपर रखना है, क्योंकि जब आप स्टेयर चढ़ते हो तो जो पहले लेग रखते हो उस पर ज्यादा बर्डन पड़ता है और वीक लेग को आपने बाद में ऊपर रखना है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ आप कैसे केयर करोगे। व्हेन द पर्सन हैज द फ्लू, फ्लू क्या होता है, जैसे कफ हो गया, कोल्ड हो गया, कह देते हैं ना कि नॉर्मल वायरल कफ हो गया, कोल्ड हो गया, ये एक नॉर्मल फ्लू। आपने असेस करना है कि पेशेंट को नॉर्मल फ्लू है या कोई डिजीज कंडीशन है। लाइक जीडी शुड ऑब्जर्व द पर्सन कफिंग, चेस्ट पेन एंड ब्लड इन द स्पोटम। हो सकता है कि माइनर फ्लू हो, जस्ट नॉर्मल लाइक कफ है, कोल्ड है, फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने ऑब्जर्व करना है कहीं उसको कफ कोल्ड के साथ उसको चेस्ट पेन तो नहीं है, कहीं उसके जो बलगम है उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा। इस तरह की आपने चीजें नोटिस करनी है। रिपोर्ट एनीथिंग दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉट नॉर्मल। अगर कुछ आपको लग रहा है कि अब नॉर्मल है जो पेशेंट में,
पहले नहीं था अब हो रहा है, तो वो आपने इन्फॉर्म करना है आगे। एंड गिव द पर्सन एज मच कंफर्ट एज पॉसिबल, जितना हो सके उसको कंफर्ट देना है। द ट्रीटमेंट ऑफ एनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूड्स ड्रग्स टू किल द जर्म सपोर्टिवली बाय रेस्ट। आप उसको ड्रग्स तो दोगे ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, चाहे उसको अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, या कोई भी इस तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज है, उसमें फ्लूइड भी दोगे। आपने पेशेंट को अच्छा फ्लूइड देना है, अच्छी डाइट देनी है, और उसका पल्मोनरी हाइजीन जो है एंड ऑक्सीजन जो है वो मेंटेन करना है। आप स्क्रीन में देखो मास्क लगा हुआ है क्लाइंट के ऊपर, पेशेंट के ऊपर, तो जो मास्क है वो डेली आप क्लीन भी करोगे कॉटन के साथ, डेटॉल के साथ आप उसको क्लीन कर सकते हो जब भी पेशेंट उसको मुंह पे लगाएगा, जब उसको हटाएगा तब भी। The GD must observe all of their parents around, patients around about their breathing, especially older people. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब एज बढ़ जाती है तो ब्रीदिंग जो है वो हाइपर हो जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, तो वो कंपनसेशन करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आपने ऑब्जर्व करना है, कहीं पे अबनॉर्मलिटी अगर आपको नजर आती है तो वो आपने रिपोर्ट करनी है। दे मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट एनीथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट, टेकिंग केयर ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज एंड अ हेल्दी वेट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन कीपिंग द ब्लड प्रेशर एट अ गुड लेवल। एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी बताया था, और हेल्दी वेट होना चाहिए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए। हार्ट अटैक्स आर ट्रीटेड विद रेस्ट, ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ डिफरेंट मेडिकेशंस। हार्ट अटैक अगर किसी पेशेंट को आता है, पहले तो आपने ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन, जब आपको लगता है कुछ भी नॉर्मल हो रहा है पेशेंट में, कुछ भी अब नॉर्मल हो रहा है, सॉरी, लाइक चेस्ट पेन हो गया है, घबराहट होना है, पसीने छूटना है, इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है पेशेंट में, तो आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, कहीं वो साइलेंट अटैक है या हार्ट अटैक है या क्या है, इस तरह की कंडीशन आपने देखनी है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक टैबलेट का नाम दिया, इंक्लूडिंग एस्पिरिन, जो पर्टिकुलर हम हार्ट अटैक में देते हैं, विच थिन्स द ब्लड, जो ब्लड को पतला कर देती है, एंड पेन मेडिकेशंस टू हेल्प द पेन, और हम दर्द को रोकने के लिए हम पेन किलर्स देते हैं, एंड टू एज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ हार्ट हैज टू डू एज अ रिजल्ट ऑफ द पेन। जितना वर्कलोड बढ़ गया है दिल के ऊपर, उसको कम करने में हेल्प करती हैं जो मेडिकेशंस। द जीडी कैन हेल्प द पर्सन टू प्रिवेंट अ हार्ट अटैक बाय गिविंग हेल्दी डाइट। जीडीए जो है पर्टिकुलरली उसका काम नहीं है मेडिसिन लेने का, उसका काम सिर्फ ये है उसको ऑब्जर्व करना उसकी कंडीशन को, और उसको हेल्दी डाइट प्रोवाइड करना, encourage them to exercise and reminding them to take their heart medications। उसको रिमाइंड कराना है कि उसको मेडिकेशन लेनी है, और उसको एनकरेज करने की वो प्रॉपर बॉडी की मूवमेंट करता रहे और एक्सरसाइज करता रहे। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ डाइजेशन प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि चेंजेस में क्या है ना कि लो एपिटाइट हो जाता है, भूख नहीं लगती है प्रॉपरली, या फिर कॉन्स्टिपेशन रहती है, या लूज मोशन हो जाता है, तो इस तरह की डाइजेशन प्रॉब्लम्स आती हैं ओल्डर एज को। एडवाइजिंग स्मॉलर मील स्प्रेड आउट ड्यूरिंग द डे, कम जो है हमने उसको छोटा सा मील प्रोवाइड कराना है, लेकिन उसकी हमने फ्रिक्वेंसी बढ़ा देनी है, जैसे लाइक 2 घंटे के बाद अपने थोड़ा थोड़ा अपने उसको मील देना है। सिट अप आफ्टर अ मील, जैसे खाना खाया उसको थोड़ा टाइम के लिए बैठना है, रेदर देन लेइंग डाउन, ये नहीं खाना खाया और लेटा दिया। प्रोवाइड अ गुड डाइट विद लो फैट एंड कैफीन इन केस ऑफ हर्निया, आपने कम फैट वाला खाना देना है क्लाइंट को, पेशेंट को, और उसको कैफीन नहीं देनी है, उसको कॉफी नहीं देनी है, उसको चाय नहीं देनी है। एनकरेजिंग नॉट टू ड्रिंक वाइन और स्मोक एंड हेल्पिंग द पर्सन टू कोप विद स्ट्रेस। बहुत सारे ओल्डर जो है वो ड्रिंक करते हैं, आपने उनको इनकरेज करना है कि वो ना लें, ड्रिंक ना करें, ना ही वाइन लें, ना ही स्मोक करें। हो सकता है वो किसी स्ट्रेस के अंडर कर रहे हैं, तो आपने उसका जो स्ट्रेस है उसको कम करने में उनकी हेल्प करनी है। रिपोर्टिंग एनी पेन और ब्लीडिंग इन स्टूल टू द डॉक्टर, अगर आपको किसी तरह की पेन लगती है क्लाइंट में, पेशेंट में, या उसको ब्लीडिंग हो रही है स्टूल के साथ, तो आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। The GDA should advise at least 20 to 40 grams of fiber a day। दिन में उसको 20 से 40 ग्राम उसने फाइबर लेना है। Fruit, vegetables, beans, bran and whole grains, plenty of fluids such as water, juice and exercise on a daily basis। Next है urine system। Good hygiene, hand washing and encourage the persons to have water in their diet helps in preventing urine infections। जितना ज़्यादा पानी पिया जाएगा, जितना ज़्यादा जो ओल्डर है वो फ्लूइड लेगा, उतना ज़्यादा ही उसकी हाइजीन मेंटेन रहेगी, और उसको यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्मॉलर मील्स लेना, कम छोटा जो पार्ट्स में लेना, कंट्रोल ऑफ द डायबिटीज को कंट्रोल रखना,
क्योंकि ज्यादा किडनी प्रॉब्लम किसको ज्यादा होती है, डायबिटीज वाले पेशेंट्स को। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को का जो डायबिटीज है वो कंट्रोल रखना, हार्ट डिजीज कंट्रोल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर, ट्रीटमेंट ऑफ यूरिन इन्फेक्शन। हो सकता है कि वो हॉस्पिटलाइज हैं और हॉस्पिटल से उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाए या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, जो मोस्टली पेशेंट्स को हो जाता है, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि वो चीजें पेशेंट के साथ ना हो। इवन लो साल्ट एंड प्रोटीन इन द डाइट एडवाइज टू द पेशेंट विद किडनी फेलियर। अगर किडनी फेलियर का पेशेंट है तो उसको कम सॉल्ट वाली और कम प्रोटीन वाली डाइट आपने प्रोवाइड करानी है। Next, the nervous system. If a patient in the early stage of nervous disease is able to dress and bath without any help, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लो नर्वस सिस्टम, यहाँ पे इसने ये बात करी है कि अगर वो मेंटली लाइक स्टेबल है, अगर वो उसको मेंटली इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि वो खुद से नहा ले, खुद से कपड़े पहन ले, तो आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज इस तरह से उसको, अगर उसकी जो प्रॉब्लम है वो अभी इतनी नहीं बढ़ी है, तो आपने पहले से ही उसको एनकरेज या उसको हेल्प करना या उसको ध्यान में रखाना शुरू करना है कि इंडिपेंडेंट बने वो, और ये चीजें उसके लिए जरूरी है, डेली बाथ लेना या खुद से कपड़े पहनना, खुद से अपने काम करना। इफ ही और शी शुड हेल्प देम टू रिमेन एज एक्टिव एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल, अगर उसकी जो प्रॉब्लम है वो अर्ली स्टेज की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कीप द पेशेंट केयर एरिया ब्राइट। जहां पे भी पेशेंट को रखा है उसका रूम जो है ब्राइट होना चाहिए। अगर उसमें कर्टन लगे हैं, कर्टन हटा दो, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, बाहर का जो व्यू है पेशेंट को दिखना चाहिए। उससे क्या है ना कि मेंटली लेवल जो है ना एक्टिव और एनर्जेटिक फील करता है, उसको अच्छा फील होगा। कीप स्टिमुलेशन एंड नॉइज टू अ मिनिमम। जो रूम में शोर शराबा है वो कम होना चाहिए। यूज लार्ज क्लॉक, बड़ी घड़ी आपने यूज करनी है, क्योंकि आप मेंटली पेशेंट के साथ आप गेम कर सकते हो कि कितना टाइम हुआ है, या उसके साथ इस तरह के पजल्स आप कर सकते हो उसके माइंड को चेक करने के लिए। कैलेंडर्स आपने, बड़े कैलेंडर्स आपने यूज करने, एंड अदर थिंग्स टू ओरिएंट द पेशेंट। बार बार उसको हर 15 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के बाद आपने उसको ओरिएंटेट करवाना है, कितना टाइम हुआ है, आज कौन सी डेट है, कौन सा डे है, कौन सा ईयर है, इस तरह से कौन क्या ब्रेकफास्ट किया, इस तरह से उसकी मेंटल एबिलिटी को आपने चेक करना है। टेक अवे ऑल क्लटर एंड डेंजरस केमिकल्स। जितनी भी कटने फटने वाली चीजें हैं, कोई ऐसा केमिकल है डेंजरस जिसको उसको नुकसान है, उसको, उसकी बॉडी को, उसकी हेल्थ को, वो आपने पेशेंट से दूर रखनी है। ऑल मेडिकेशंस आपने दूर रखनी है। क्लिनिक लिक्विड्स इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी। उसकी सेफ्टी को बनाए रखने के लिए कोई भी डेंजरस चीज, चाहे वो केमिकल है, चाहे वो कोई इक्विपमेंट है, चाहे वो कोई ऐसी चीज है, चाहे उसकी दवाई भी क्यों ना हो, वो आपने उससे दूर रखनी है। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ आईज। The older persons who have vision problems need assistance with many activities of daily life, daily living. क्योंकि आई साइट वीक होने की वजह से विदाउट आई ग्लासेस वो अपने काम नहीं कर पाते हैं। मोस्टली कामों के लिए वो आई ग्लासेस पर डिपेंड होते हैं, इंक्लूडिंग ड्रेसिंग, वॉकिंग एंड ईटिंग। इन चीज़ों के लिए उनको आई ग्लासेस की जरूरत है, या उनको असिस्टेंस की जरूरत है अगर उनके पास आई ग्लासेस नहीं है तो। द नीड फॉर सेफ्टी, फ्रीडम फ्रॉम फॉल्स एंड अदर इंजरीज आर ऑफ utmost इम्पोर्टेंस। अगर उसके पास आई ग्लासेस नहीं है, और चलो है भी, तो भी आपने उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, और ये इंश्योर करना है कि वो कहीं गिर ना जाए, कहीं से उसको किस तरह की कोई चोट ना लग जाए, एंड और भी किसी तरह की कोई इंजरी, अगर वो खाना पका रहा है या इस तरह की कोई है, तो उसमें आपने ज्यादा ध्यान देना है उसको। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ ईयर्स। टेकिंग केयर ऑफ ईयर्स, द जीडीए शुड एडवाइज पेशेंट टू यूज ऑल द टाइम हेयरिंग एड। अगर उनको हेयरिंग एड लगा है तो हमने एडवाइस करने की जब भी आप उनसे बात करो तो वो वियर कर सकते हैं। अगर उनसे कोई बात नहीं कर रहा, वो रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो उस टाइम आप रिमूव कर दो या वो खुद रिमूव कर देंगे। अदरवाइज आपको वो हेयरिंग एड जो यूज करने हैं जब आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, आराम आराम से, धीरे धीरे से, और स्पष्ट बात जो है वो आपने करनी है जब आप, और साथ में पेशेंट को देखते भी रहना है। कीप इन्फॉर्मेशन सिंपल, सिंपल सी बात करो, बहुत घुमा फिरा के पेशेंट को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि इस एज में पेशेंट जो है थोड़ा सा पहले ही कंफ्यूज हो जाता है अपनी कंडीशन को लेके। यूज वर्ड्स दैट द पर्सन कैन अंडरस्टैंड, इस तरह की बात हो जो पेशेंट जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमारे फर्स्ट 4 चैप्टर हैं ये जो यूनिट सेकंड के, उसमें हमारी ओल्डर केयर के बारे में स्टडी किया हमने सारा। हमारा अब लास्ट चैप्टर रह गया है, चैप्टर 5, जो हम परसों करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे चाइल्ड केयर के बारे में।
और उनको प्रिवेंट करेंगे और सेफ्टी उनकी इंश्योर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम स्टडी करेंगे। हमारे फर्स्ट 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। एंड अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सब लोग अपने घर पे रहें, सेफ रहें एंड हेल्दी रहें, अच्छा खाना खाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।